आज के दिन हम स्टडी करेंगे अबाउट द एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे क्या होता है? एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो एरे के अंदर जितने भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे वो होमोजीनियस टाइप का होगा, मतलब सिमिलर टाइप का होगा। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अगर इंटीजर टाइप का डेटा है तो वो क्या है, एक सेम डेटा टाइप का जो है वो डेटा है। तो एरे के अंदर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप डेटा ही जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। एरे जितना भी स्पेस लेता है वो हीप के अंदर लेता है। हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, आने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स आगे हम जो है वो इनको स्टडी करते रहेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि एरे ऑक्यूपाई करता है स्पेस इन हीप। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एरे जो होता है वो फिक्स मेमोरी है। ठीक है, दूसरा वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। वेस्टेज ऑफ मेमोरी से क्या मुराद है कि अगर आपने एक एरे बनाया जिसकी लेंथ 100 है, जिसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं 100 स्टूडेंट्स का, और हमारे पास क्लास के अंदर हो ही 50 स्टूडेंट्स, तो शुरू के अंदर क्योंकि हमने बनाया था और वो फिक्स साइज़ का है तो इस वजह से हम उसको जो है वो बार बार चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। हम यहाँ पर सिमिलर डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हेट्रोजीनियस टाइप हमें स्टोर करना है तो वो एरे के अंदर नहीं हो सकता। अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करते हैं तो हमें ट्रैवर्सिंग अप्लाई करनी होगी, शफल करना होगा एरे को, आगे हम देखेंगे। अच्छा, अब उम्मीद करता हूँ कि इसके सिंपल इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एरे वर्क करता है और एरे क्या होता है। अब हम प्रोग्रामेटिकली व्यू से देखते हैं कि एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डिक्लेरेशन और क्रिएशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो एरे की डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करेंगे करेंगे तो जैसे हम क्या करते थे, इंटीजर और ए, ठीक है, एक हम क्या बनाते थे, वेरिएबल बनाते थे। इसी तरीके से अगर हम एरे बनाएंगे तो डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गई, डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। अब जो डिक्लेरेशन है वो हम इस तरह भी कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्ड तरीका है वो ये है। आगे में जब 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हम जो है वो इसको प्रेफर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो डिक्लेरेशन ऑफ द एरे आपने जो है वो सीख लिया। अब सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, क्रिएशन ऑफ द एरे। ठीक है, एरे की क्रिएशन किस तरीके से होती है? एरे की क्रिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आता है। इसी तरीके से क्रिएशन ऑफ द एरे के अंदर भी हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, डेटा टाइप यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि जो इंटीजर है वो हमने कहा कि फिक्स साइज का होता है, तो यहाँ पर साइज देना लाजमी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 5 दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एरे क्रिएट हो गया जिसकी साइज़ जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, कि हमारे पास एरे क्रिएट हो गया जिसकी साइज़ जो है वो क्या है, 5 है। मतलब इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी बन गई है, 5। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ क्या हुआ है, एरे की डिक्लेरेशन हुई है और एरे की क्रिएशन हुई है। ठीक है, यहाँ पर अभी सिर्फ 2 चीज़ें हुई हैं कि हम किस तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम एक साथ भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन के अंदर अगर हमें डिक्लेरेशन और क्रिएशन करनी हो। ठीक है, अगर हमें डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक साथ करनी हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल हम जैसे इससे पहले मैंने आपको इंटीजर टाइप का
एरे बना के दिखाया था, इसी तरीके से मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम एरे का नाम लिखेंगे, ये उसके बाद न्यू कीवर्ड का दोबारा हम जो है वो स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्योंकि साइज हमें जो है वो फिक्स करना लाजमी है, तो अब इस जगह पर हमने क्या करा, डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक ही लाइन में कर दी। ठीक है, तो डिक्लेरेशन और क्रिएशन का समझ आ गया होगा किस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से एरे को क्रिएट किया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से आप डबल टाइप का भी जो है वो एरे क्रिएट कर सकते हैं। सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 इसका फिक्स साइज जो है वो लेंथ या क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक एरे क्रिएट हो गया और डिक्लेयर हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो अगर हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो तो इनिशियलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो सी, उसके बाद इंडेक्स का नाम। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है एरे और जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 और 2 तक जाएगी। क्योंकि जो इंडेक्स है इसका वो क्या होता है, लेंथ -1, और इसकी टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, 3। तो क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 2 तक इसकी जो है वो हमारे पास क्या है, इंडेक्स हैं। तो हम 0 इंडेक्स पर, इस पहली पोजीशन पर अगर 5 इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स देंगे और इक्वल टू और वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से हम कोई और वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले इंडेक्स पर हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, इसी तरीके से 1 इंडेक्स पर हम जो है वो 6 वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और 2 इंडेक्स पर वैल्यू 9 प्रोवाइड कर दी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह का एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यही काम जो है वो हम क्या कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी कर सकते हैं कि यूज़र से स्कैन के थ्रू इनपुट लें और इनपुट लेने के बाद हम डायरेक्टली जो है वो इंडेक्स, हर इंडेक्स के ऊपर लूप के थ्रू डेटा इंसर्ट करवाते रहें। अच्छा, अब अगर हमें डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन ये सारी चीज़ें एक साथ करनी हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन अगर हमें एक साथ करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक एरे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन डायरेक्टली करनी है तो हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। करली ब्रैकेट का यूज़ करने के बाद जिन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर इंटर करवाना है एरे के ऊपर, तो यहाँ पर जो है वो हम करली ब्रैकेट के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करना सीख ली है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप डायरेक्टली जो है न्यू, इंट और डायरेक्टली साइज अगर यहाँ ना डिफाइन करना चाहें बल्कि साथ इसकी वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आप इस तरीके से करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करवा देंगे जो आपने एरे के अंदर ऐड करवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एरे क्रिएट भी हो गया, डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल सेम है कि डिक्लेरेशन भी हो गई, क्रिएशन भी हो गई और इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर हो गई है।
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हम एरे को प्रिंट किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस एरे को हमने प्रिंट करवाना है तो हमें किसका यूज़ करना होगा, लूप का यूज़ करना होगा। और लूप के लिए हमें सबसे पहले कहाँ से लूप शुरू होगा ये दिखाना है। तो इंटीजर i इज़ इक्वल टू, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले बताया कि जो एरे की इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है। तो इस वजह से हम इसको 0 से शुरू करेंगे, लूप को 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन। अब किसी भी एरे की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो हमारे पास ई डॉट लेंथ का वेरिएबल होता है, जिससे हमारे पास उस एरे की लेंथ आ जाएगी। अभी जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 5 है, तो इसकी लेंथ 5 है और इंडेक्स क्योंकि हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो 0 से लेके कहाँ तक होगा ये एरे, 4 तक होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि i इज़ लेस देन ई डॉट लेंथ। ठीक है, मतलब 4 तक जो है वो i चलेगा और उसके बाद हम i के अंदर इंक्रीमेंट करवा देते हैं। ठीक है, मतलब पहली दफ़ा जब आएगा तो i 0 होगा, जब दोबारा यहाँ पर आएगा चेक करेगा क्या i इज़ लेस देन ई डॉट लेंथ है या नहीं है। अगर लेस देन ही होता है तो i के अंदर प्लस प्लस करेगा और जैसे ही जो है वो 4 तक पहुँचेगा तो यहाँ पर ये लूप रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जो है वो क्या करा देते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। इस एरे को प्रिंट करवा देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू हम इस एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। हमने एरे का नाम लिखना है और यहाँ पर इंडेक्स दी है। तो ई स्क्वायर ब्रैकेट और i जब हम यहाँ पर देंगे तो पहले 0 इंडेक्स आएगा, फिर 1 इंडेक्स आएगा, फिर 2 इंडेक्स आएगा और फिर 3 और फिर 4 तक इंडेक्स आएगा और हमारे पास जो है वो एरे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इस एरे की वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हो गई 2 6 5 9 8। ठीक है, अगर हम इसको एक ही लाइन में प्रिंट करते हैं तो हम एक लाइन पे भी जो है वो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से अगर इस एरे को हमें फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाया है, इसी एरे को हम फॉर ईच लूप के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो इससे ज़्यादा आसान तरीका है। यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर लिखना है, इंटीजर i लिखना है और ये वाले कॉलन यूज़ करने और डायरेक्टली जिस भी एरे को प्रिंट करवाना है यहाँ पर वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू आपने इस एरे को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप के थ्रू हम इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं और फॉर के लूप के थ्रू हम एरे को इस तरीके से भी प्रिंट करवा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं फॉर ईच लूप के थ्रू। यहाँ पर आपने क्या देना है, i देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या दे रहे थे, e और i। ठीक है, इंडेक्स दे रहे थे, यहाँ पर ये क्या कर देगा, उस इंडेक्स को i के अंदर डायरेक्टली स्टोर करवा देगा। तो अगर हमें एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या दे सकते हैं, i दे सकते हैं। अच्छा, हमने सीख लिया है इससे पहले की क्लास के अंदर कि हम एरे की डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, इसी तरीके से एरे की क्रिएशन किस तरीके से होती है, इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, एरे को फॉर लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करवा सकते हैं और एरे को फॉर ईच लूप के थ्रू किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हम क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर, हम पढ़ेंगे कि एरे का सम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कि किसी भी एरे की जितनी भी वैल्यूज़ है अगर उसका हमें सम निकालना हो तो हम उन वैल्यूज़ को कैसे सम कर सकते हैं। तो मैं बना रहा हूँ एक इंटीजर टाइप का एरे, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। अब इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है और सम करने के बाद हमारे पास इन सब का टोटल आ जाए, मतलब 6 + 8 + 75 + 4 + 87 + 4 और +5, ठीक है। तो एरे का जो सम है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एरे के सम निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं ने प्रिंट का सीख लिया था कि किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर ईच लूप के थ्रू हम जो है वो जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, फॉर, ठीक है, इंटीजर i = 0 से हमारा लूप शुरू होगा और i इज़ लेस देन ARR.length तक जाएगा, ठीक है। ARR.length से हमें एरे की लेंथ का पता चलता है और i प्लस, ठीक है। और इसको हम क्या करवा देंगे, सिंपल प्रिंट आउट करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ARR, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो अगर हम सिंपल इसको प्रिंट करवाना चाहें तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी एरे के अंदर वो सारी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो प्रिंट करवाना, आपको एरे को किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं ये आपको आ गया होगा। अच्छा, अब इन सब का हमें क्या करना है, सम निकालना है नहीं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं 0, ठीक है। हमने क्या करा, टोटल वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर हमें इन सब का सम निकालना है तो उसके लिए लूप बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल के अंदर क्या करवाना है, प्लस करवाना है। तो हम लिखेंगे प्लस और इक्वल टू ARR ऑफ i। तो ये क्या करवाता रहेगा, पहले i की वैल्यू क्या होगी, 0। जब i की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो लेकर आ जाएगा 6 जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, 6 टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब टेम्प की वैल्यू जो टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगा तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब दूसरी बार आएगा तो यहाँ पर जो इंडेक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और टोटल के अंदर पहले से स्टोर था 6, तो 6 को प्लस करेगा किसके साथ, 8 के साथ प्लस करेगा। 6 को 8 के साथ प्लस करेगा तो अब जो टोटल के अंदर हो गया है 8 + 6 क्या होता है, 14, ठीक है, सेफ हो जाएगा। फिर उसके बाद जब अगली बार आएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो इसकी क्या है, इस इंडेक्स पर 75 है, तो वो 14 के अंदर क्या करेगा, 75 को ऐड करेगा। और इसी तरीके से एरे की लेंथ में इंडेक्स पर जो जो वैल्यूज़ होगी उसको एक एक करके लाता रहेगा, टोटल वेरिएबल के अंदर इसको प्लस करवाता रहेगा और टोटल के अंदर इन सब का सम आ जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें इन सब का सम चाहिए तो लूप के बाहर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, system.out.println, ठीक है। हमें किसको प्रिंट करवाना है, टोटल प्लस और टोटल का वेरिएबल हम प्रिंट करवाएंगे। तो इन सब एरे का
सम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सम निकालना आपको आ गया होगा कि किसी भी एरे का सम है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, टोटल और इन सब का सम जो है वो क्या होगा, 189। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम किसी भी एरे का सम निकाल सकते हैं। सिंपल हमने क्या किया, एक एरे लिया इसको आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। टोटल वेरिएबल के अंदर 0 को इनिशियलाइज किया और टोटल वेरिएबल के अंदर जो भी एक एक वैल्यू आती रहेगी टोटल वेरिएबल के अंदर प्लस होती रहेगी और लूप के बाहर हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अच्छा, पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था, इन सब वैल्यूज़ का सम निकाला था। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि एरे के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमने निकालनी है कि एरे के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए देखें, लूप तो क्या होगा, बिल्कुल सेम जिस तरीके से आप प्रिंट करवाने के लिए लूप को यूज़ करते हैं वैसे ही बिल्कुल आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम लूप यूज़ करेंगे। ARR.लेंथ तक जाएगा, 0 से शुरू होगा और ARR.लेंथ तक जाएगा और i प्लस प्लस। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस एरे में से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। अच्छा, जब लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक मैक्स का वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, एक मैक्स का वेरिएबल ले लेते हैं और उसके एरे की जो 0 इंडेक्स है वो हम मैक्स के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्स के अंदर जो मैक्स वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो एरे इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम लूप इसी वजह से किससे स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मैक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है एरे का जो 0 इंडेक्स है वो असाइन कर दिए। तो इसी वजह से लूप हम यहाँ पे किससे स्टार्ट करना है, जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है 1 से स्टार्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें वैल्यू की कंपैरिजन के लिए एक वेरिएबल चाहिए था, एक वैल्यू चाहिए थी, ताकि हम बाकी वैल्यूज़ के साथ इसको क्या करवा सकें, कंपेयर करवा सकें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इफ़ की कंडीशन लगानी है और देखना है कि जो हमारी लिस्ट है उसकी जो भी इंडेक्स है की जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन मैक्स है या नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन मैक्स है या नहीं है। तो कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू क्या है तो इंडेक्स क्या होगा, 8 होगा। तो क्या 8 ग्रेटर देन है 6, हाँ है, बिल्कुल है। तो अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है, ठीक है, तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। जब वो इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा तो हम मैक्सिमम वैल्यू के अंदर जो भी हमारी लिस्ट होगी उस इंडेक्स पर जो मैक्स से ग्रेटर देन है हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ARR ऑफ i को हम मैक्स के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली दफ़ा जब आएगा तो मैक्स के अंदर अब क्या स्टोर हो जाएगा,
मैक्स के अंदर अब 8 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब सेकंड टाइम आएगा तो क्योंकि अभी यहाँ पर भी क्या है 75 है, तो ये चेक करेगा कि क्या 75 ग्रेटर देन है किससे, क्योंकि अभी मैक्स की वैल्यू क्या हो गई है 8 हो गई है, तो मैक्स की वैल्यू 8 से क्या वो ग्रेटर देन है या नहीं है, ग्रेटर देन ही है। तो जब ग्रेटर देन ही है तो अब मैक्स के अंदर ओवरराइड हो जाएगा क्या चीज़ 75 ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैक्स के अंदर वैल्यू क्या है 75। ठीक है, अब आई जो है वो दोबारा एक इंक्रीमेंट होगा, आई में जो है वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा जब आई में 3 होगा तो थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू क्या है 4। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू क्या है 4 है, तो इफ कंडीशन के थ्रू चेक होगा कि क्या ये 75 से ग्रेटर देन है या नहीं है। अब जाहिर सी बात है 4 तो लेस देन है 75 से, तो इस वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ ये क्या करेगा लूप के अंदर इफ़ की कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को देखेगा कहा कि क्या ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो यहाँ पर इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज़ है वो क्या है लेस देन है, तो इसलिए जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा 75 होगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे इस मैक्स को यहाँ पर लूप के बाहर आके हम इसको क्या करवा देते हैं प्रिंट करवा देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हम लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस स्पेस दे देते हैं और मैक्स के वेरिएबल को हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो इस एरे में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। अगर मिनिमम एलिमेंट आपने फाइंड करना हो तो सिंपल क्या करेंगे इसको मिनिमम करेंगे और कंडीशन जो है वो सिर्फ क्या कर देंगे चेंज कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह करेंगे तो वो क्या करेगा मिनिमम को फाइंड करके लेकर आएगा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू इज, तो सबसे मिनिमम वैल्यू को वो लेकर आएगा। ठीक है, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 2 है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से एरे के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं तो एरे की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 डायमेंशनल एरे को पढ़ेंगे।